हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अदीशा चंदेल और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे सर्टेन पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप उस पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ उन पोर्शन को भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आप मतलब कर सकते हो ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट के लिए। हाउएवर आप अगर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर कर लेती है हर पॉइंट। ऑलराइट, तो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ा है, यूनिटरी लेवल पे पढ़ा है, स्टेट लेवल पे पढ़ा है। लोकल गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट होती है जो आपके सबसे लोकल लेवल पे, सबसे इमीडिएट लेवल पे आप जिसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट है। विलेज की जो गवर्नमेंट होती है, पंचायत, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये जो होते हैं क्लोजेस्ट होते हैं हम कॉमन पीपल से, डायरेक्ट हम लोगों का डे टू डे लाइफ में इन लोगों से नाता बना रहता है। अगर आपके घर के सामने पॉट होल्स आ जाते हैं, आपके घर में वाटर सप्लाई नहीं आ रहा होता है, तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को अप्रोच नहीं करेंगे। आप सबसे पहले अपने लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ वाले जो इश्यूज होते हैं ये उन लोगों का काम होता है सॉल्व करने का। तो इसलिए रीजन से कहा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो होता है ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसका मेन रीजन यही है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव डेमोक्रेसी जो हमको देखने को मिलती है वो हमको लोकल गवर्नमेंट लेवल पे ही देखने को मिलती है। आपकी रिलेशन आपको पता नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर कैसा परफॉर्म करते, कैसे हैं वो। आपके प्राइम मिनिस्टर से आपका ज्यादा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। हाउएवर आपके जो लोकल गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। तो इसीलिए नेसेसरी होता है कि एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हो, कन्वीनियंट हो लोगों के लिए उनके एक्सेस करने का। मतलब आप फटाफट भी एक्सेस कर पा रहे हैं, वो फटाफट काम कर पा रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट में भी आपका काम हो जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू प्रोटेक्ट लोकल लोगों का इंटरेस्ट। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी। ये दोनों चीजें, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, सबसे ज्यादा लोकल गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। अगेन बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। आप डायरेक्टली जाके बोल सकते हो कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, एंड वो डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। इट इज नेसेसरी कि हर डेमोक्रेसी में टास्क विच कैन बी परफॉर्म लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, लोकल टास्क जो होते हैं, ठीक है, उनको इसलिए लोकल लोगों के हाथ में रखना बिकॉज अस एज पीपल हमें पता है कि हमारे इलाके के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, हमें पता है कि यहाँ पे हेड सबसे अच्छा कौन बन सकता है। राइट, तो उसी रीजन से जो ऐसे टास्क होते हैं वो हमें हमेशा खुद ही सॉल्व करने चाहिए, रादर देन इतने बड़े लेवल के इकोनॉमिक वाले जो होते हैं उनके लिए यू नीड स्पेशलाइज्ड बॉडीज। यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो लीडर वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद लोकल गवर्नमेंट डज और हैज फेल्ड टू डू एज इट इज डायरेक्टली बेयरिंग एन इम्पैक्ट ऑन उनके डे टू डे लाइफ। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं बड़े बड़े जो लिए जाते हैं, ऑब्वियसली उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, फॉरेन डिसीजंस का पड़ता है। बट आपका इमीडिएट इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आपके घर के सामने पानी का सप्लाई नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं आ रहा। ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा वो पड़ जाती हैं। तो इनका इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का इंटरेक्शन हमसे एज सिटीजन बहुत ज्यादा होता है। अब इंडिया में हमेशा से कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म की सभास तो देखने को मिली है बहुत टाइम से। दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी रिसेंट फॉर अस। ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत टाइम से हम लोग कहीं ना कहीं पे पंचायत फॉर्म के मतलब लीडरशिप को देख रखा है। मॉडर्न टाइम्स की अगर बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन करके जो थे वाइसरॉय जो थे इंडिया के, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया जहाँ पे लोकल बोर्ड्स बनाया। बट लोकल बोर्ड्स वाला सिस्टम बहुत इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे मतलब वो बहुत स्लो प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, यहाँ पे विलेजेस में पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, बहुत सारे प्रोविंसेस में पंचायत इस्टेब्लिश हुई और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। महात्मा गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा मतलब बिलीवर थे इन पंचायत एंड लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में। ये बिलीव कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इकोनॉमिक पावर का, वो आपको बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा नेशन बिल्डिंग। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सिर्फ एक सेंटर के पास पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेट के पास पावर नहीं होनी चाहिए, पावर को छोटा छोटा करके लोकल बॉडीज तक ला देना चाहिए हम लोगों को, जिससे लोग एज पीपल ज्यादा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए। तो पंचायत therefore were looked upon instrument of decentralization and participatory democracy.
और हमारे जो लीडर्स थे उनके लिए बेसिकली इंडिपेंडेंस मेंट एंड अश्योरेंस दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। हाँ, उस टाइम पे भी जो पावर्स थी वो डिसेंट्रलाइज नहीं थी, तो उस टाइम पे नेशनलिस्ट लीडर्स भी चाह रहे थे कि ये आपने बस एक पावर दे दी गवर्नर जनरल को जो दिल्ली में बैठा हुआ है, सिर्फ उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए, पावर डिवाइड होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो हमको अंडरटेक करना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था तो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था उसको स्टेट्स के अंडर डाला गया था। इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हम सब जानते हैं, ये बेसिकली ऑब्लिगेशंस होते हैं, सॉर्ट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशंस जो आपकी गवर्नमेंट ओ करती है टू द सिटीजंस, बट ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में एंड ये मोस्टली एडवाइजरी होते हैं। मतलब कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इन्होंने एक एडवाइजरी वो दिया था कि आपको ये वाला पैटर्न में आपको कंट्री को चलाना है, ठीक है, यूसीसी आना चाहिए, अल्कोहल हटा देना चाहिए, आपको बाकी फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करके रखने चाहिए, एंड यहाँ पे अगेन पंचायत वाला सिस्टम। तो ये चीजें जस्टिशिएबल नहीं है, एज एन आप कोर्ट में जाके लड़ नहीं सकते अगर आपकी गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है ढंग से, बट ये गवर्नमेंट के लिए सॉर्ट ऑफ रोड मैप होता है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, बट ऑब्वियसली ये जस्टिशिएबल नहीं है, इसको ध्यान में रखने का। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सबसे पहले तो इश्यू आया था पार्टीशन का, ठीक है, पार्टीशन का इश्यू आया, पार्टीशन में लोग डिवाइड हो गए। इसके बाद बहुत सारे लीडर्स, नेहरू जी हिमसेल्फ इंक्लूडेड, थॉट कि अब ये डिवीजन करना, लोकल गवर्नमेंट तक लाना वुड बी अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंडली बी आर अम्बेडकर जैसे जो थे लोग, उनको लगा कि ये जो फैक्शनलिज्म हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इतना कास्ट में उसमें डिवाइडेड हैं, उसमें आप और फैक्शनलिज्म करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही एरिया में रहते हैं, तो अगर आप इतने छोटे छोटे लेवल पे जाके डिविजन करेंगे तो अगेन इससे सॉर्ट ऑफ एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा टू द होल सोसाइटी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो चैलेंज कर रहे थे पूरे नोशन को ऑफ लोकल गवर्नमेंट। However, nobody denied the importance of people's participation in development planning. सब लोग, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली चैलेंजेस थे लोकल गवर्नमेंट को लेके, बट एवरीबडी वाज अग्रीइंग कि हमको मेक श्योर करना है कि जो सिटीजन्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली। अब लोकल गवर्नमेंट की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो लोकल गवर्नमेंट एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से आया है, एज एन लाइक अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया है। बट इससे पहले भी आपको यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म्स कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1952, जहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट शुरू हो गया था। इसमें यहाँ पे बोला गया कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम आना चाहिए, जहाँ पे रेकमेंड किया गया फॉर द रूरल एरियाज, जो आज के दिन भी हम लोग देखते हैं फॉलो होता है, द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। इसी के बाद से 1960 में गुजरात एंड महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्ट होने लग गई थी। बट ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जहाँ पे इनफ पावर नहीं थे उनके पास, स्टेट्स के पास, ना ही उनके पास इनफ मतलब रिसोर्सेज थे कि वो इतने डिसेंट्रलाइज कर सके, ठीक है, इतना डिसेंट्रलाइजेशन करने के रिसोर्सेज भी नहीं थे। बहुत सारे लोग बहुत डिपेंडेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और बहुत सारे स्टेट्स को ये भी लगता था कि लोकल बॉडीज का क्रिएट करना इज नॉट नेसेसरी। तो इसी रीजन से मतलब बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होने लग गया था अबाउट लोकल गवर्नमेंट, एंड बहुत ज्यादा इलेक्शन होते भी थे, तो वो मतलब या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन रख देते थे या तो उसको पोस्टपोन करते रहते थे, विच डिफीट्स द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। फिर 1987 के बाद से थॉरो रिव्यू होने लग गया लोकल गवर्नमेंट, एंड 1989 में पीके थुंगोन कमेटी बनाई गई जिन्होंने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि अब से हमको लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रादर देन जस्ट उनको डीपीएसबी में डाल दिया और कहा कि गवर्नमेंट का अगर मन है तो वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज होते हैं जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, तो उसके लिए एक खुद की गवर्नमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट था, स्टेट और सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। तो इसी रीजन से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आए जाते हैं इन 1989, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका बेसिक एम है टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट, इंश्योरिंग द एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर। इन 1992 इन अमेंडमेंट्स को पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, तो 89 में प्रपोज, 1992 में पास किया गया। 73rd अमेंडमेंट जो है ये आपका रूरल बॉडीज के बारे में होता है, इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। 74th अमेंडमेंट जो है आपका, ये आपका होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे नगर पालिका बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव नोटिस्ड अर्लियर दैट लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, द स्टेट्स हैड टू चेंज देयर लॉज
about the local bodies in order to bring these uniformity in the amended constitution. तो पहले पहले तो ये स्टेट्स के हाथ में ही था, बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करने के लिए उनको भी चेंजेस लाने पड़ गए थे, जिससे कि एक पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो हो, ना कि कि सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब 73rd अमेंडमेंट विच इज बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। सबसे छोटा सिस्टम, 3 टियर मतलब 3 लेवल्स, ठीक है। टियर का मतलब लेवल होता है। सबसे बेस लेवल पे आपका ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत बेसिकली एक विलेज को कवर करता है या फिर ग्रुप ऑफ छोटे छोटे विलेजेस को कवर करता है। इंटरमीडिएट लेवल मतलब ग्राम पंचायत से ऊपर, बेस लेवल से ऊपर इंटरमीडिएट लेवल जो होता है उसको मंडल कहते हैं, ठीक है। इसको ब्लॉक भी सुना होगा, तालुका भी सुना होगा। ये जो बॉडीज होती हैं इनको मंडल और तालुका पंचायत कहा जाता है। इंटरमीडिएट लेवल जो होता है नीड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट्स, जो छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं जैसे आपका गोवा सिक्किम वगैरह क्या हो गया, और उसमें जरूरत नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल चाहिए। एपेक्स लेवल पे आपको बेसिकली मिलता है जिला पंचायत, ठीक है, जो पूरे रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। जिला पंचायत आपके डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में कवर करेगा। तो 3 लेवल आ गए। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल आ जाता है, विच इज नॉट वेरी नेसेसरी, अगर आपका स्टेट बड़ा है तो आप रख सकते हो। एंड सबसे ऊपर अगेन जिला पंचायत आ जाते हैं, जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे लोकल रूरल एरियाज को एसेंशियली कवर करता है। अमेंडमेंट ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर मैंडेटरी ग्राम सभा। ग्राम सभा हम सब जानते हैं, अडल्ट मेंबर्स जितने भी होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उन लोगों को वोटर्स बनना होता है और वहां पे आके साथ में जब भी डिसीजंस ले रहे होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस ऑल 3 लेवल पे होते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इसका इलेक्शन 5 साल के लिए होता है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास टेन्योर होता है कि वो डिसॉल्व कर सकती है बिफोर द टर्म ऑफ 5 years ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। फ्रेश इलेक्शंस वगैरह को हेल्ड करने चाहिए विद इन 6 months ऑफ एनी डिसोल्यूशन। अगर 5 साल का टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाए, उससे पहले डिसॉल्व कर दिया, तो 6 महीने के विद इन एक नई लोकल बॉडी आ जानी चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसा लेवल है जहां पे विमेन को रिजर्वेशन मिलता है। बाकी ऊपर के लेवल ऑफ गवर्नमेंट में विमेन रिजर्वेशन अभी तक नहीं देखा गया है। तो रिजर्वेशन इस पोजीशन में 1/3 ऑफ द विमेन को मिला गया है। इसी के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट को भी मिला है। एंड देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन दो स्टेट्स जहां पे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो SC ST विमेन को हर जगह मिला है। एंड जिन जिन स्टेट्स में ओबीसी रिजर्वेशन दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन जरूरी है, उनमें वहां पे वो देखने को मिला है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे नोट करें कि रिजर्वेशंस जो हैं अप्लाई नॉट मेरली टू ऑर्डिनरी पीपल इन द पंचायत बट ऑल्सो टू द अध्यक्ष पोजीशन। इसका क्या मतलब हो गया कि सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल जो है आपकी पंचायत में सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो एकदम हेड पोजीशन होते हैं उधर भी रिजर्वेशन लागू किया गया है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, बहुत सारी विलेजेस होती हैं जहां पे आपका अध्यक्ष का जो पोजीशन होता है, आपका जो सरपंच का पोजीशन होता है, वो जो पोजीशन होता है वो सिर्फ एक वुमन के पास ही होता है। तो वो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी डेलिमिटेशन कमेटी होती है, वो डिवाइड करती है कि अच्छा इस ग्राउंड्स पे, एंड देन उसके बाद वहां से डिसाइड करती है कि विमेन यहाँ से सिर्फ एक विमेन ही लड़ सकती है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे भी हमको देखने को मिलता है। फर्दर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इज नॉट मेरली जनरल कैटेगरी, ये आपका SC ST बैकवर्ड क्लासेस हर जगह पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स जो थे पहले स्टेट्स के लिस्ट में, अब इनको ट्रांसफर कर दिया गया है एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। These subjects were most linked to the welfare of the local government। जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो छोटे मोटे काम एज एन लाइक इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट छोटे मोटे होते हैं, बट ऑब्वियसली लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ईच स्टेट डिसाइड करता है हाउ मेनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर टू लोकल बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पावर अगेन स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्टेट डिसाइड करता है कि उनमें से कितने सब्जेक्ट्स उनको ट्रांसफर करने टू द लोकल बॉडी। The provisions of the 73rd amendment were not applicable पहले आदिवासी population areas में, but 1996 के बाद से एक separate act आया जहां पे आदिवासी areas जो थे वहां पे भी ये provision को लागू कर दिया गया। Therefore, the new act protects the right of ये जो communities हैं यहाँ पे रहती हैं, and यहाँ पे more power दिया गया ग्राम सभा को of these areas, जिससे ये खुद के लोगों को ला सके पावर में। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। जो ऑफिस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो ऑटोनॉमस बॉडी होता है, जस्ट लाइक इलेक्शन कमिश्नर वाली ऑफिस होता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर लीडर पे। हाउएवर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड
और इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी अंदर वो आते हैं, इवन तो उनके फंक्शन सेम है, वो इलेक्शन कमीशन के भी अंदर नहीं आते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसा नाम सजेस्ट करता है, इनका काम बेसिकली होता है फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करना। ठीक है, कि कितनी फाइनेंशियल नीड्स है, कितना ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को, वो सब का काम होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, अगेन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 74th अमेंडमेंट इज बेसिकली फॉर द अर्बन एरिया। नाउ व्हाट इज अर्बन एरिया? जो सेंसस हुआ था इंडिया में वो डिफाइन करता है कि अर्बन एरिया इज बेसिकली any place which has a minimum of 5,000 लोगों का population, 75% of the male working population should be in non-agriculture sector। ठीक है, उस एरिया का 75% should be in non-agriculture sector। Also density of population should be at least 400 persons per square kilometer। तो ये तीन आपकी कैटेगरीज हैं, तीन क्राइटेरियाज हैं फॉर बीइंग अ अर्बन एरिया। एज पर 2011 सेंसस अर्बन एरिया में अभी 31% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स। ठीक है, मेनी वेज 74th एंड 73rd अमेंडमेंट काफी सेम है, सब कुछ ही सेम है ऑलमोस्ट यहाँ पे। एंड 74th अमेंडमेंट आपका बेसिकली नगर पालिका में जो होती है चीजें वो कंसर्न करता है, एंड 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो बेसिकली दोनों के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा नगर पालिका का, तो जहां जहां पे मैंने वो चीजें बोली आप उन सबको यहाँ पे लिख सकते हैं एसेंशियली। ओके, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का, तो जो ड्यूरिंग द 10 years जब से ये आए हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 2 राउंड्स ऑफ इलेक्शन हो चुके हैं लोकल बॉडी में। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट से यहाँ पे 3-3 राउंड्स हो चुके हैं। ये बेसिकली डेटा है, आपको अगर आपको याद करना आप याद कर सकते हैं, वैसे उतना जरूरी नहीं है। 500 जिला पंचायत, 6000 ब्लॉक हैं, 2,50,000 ग्राम पंचायत है कभी रूरल एरियाज में। ठीक है, आपके यहाँ पे 100 सिटीज हैं, सिटी कॉर्पोरेशन, 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एंड ओवर 2000 नगर पंचायत। So more than 32 lakh people are elected to these bodies and of these 10 lakh women होती हैं। ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर हर जगह। पहले तो स्टेट के ऊपर होता था, अब वो स्टेट के ऊपर ऑब्वियसली थोड़े प्रोविजंस हैं, बट दे हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी एक यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा इंश्योर किया है कि वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। देयर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष एट जिला पंचायत, अनदर 2000 वुमेन हु आर प्रेसिडेंट्स ऑफ द ब्लॉक और तुलका, एंड मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत आज के डेट पे। We also know that there are 30 women mayors। It's not only कि सिर्फ रूरल एरिया में women are performing well, नहीं, अर्बन एरिया में भी 30 women mayors हो चुकी है कॉर्पोरेशन में। ओवर 500 women अध्यक्ष हो चुकी हैं ऑफ द टाउन म्यूनिसिपैलिटीज, एंड नियरली 650 नगर पंचायत जो है आर हेडेड बाय women। अब इनकी जो प्रेजेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ से ऑब्वियसली सर्टेन इश्यूज होते हैं जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, पर वो मिल नहीं पाता है, और उन इश्यूज को सेंसिटिविटी के साथ में डील करना होता है, तो वो ये इंश्योर करते हैं। ऑल्सो इनको देख के मोर वुमेन गेट इंस्पायर टू टेक अप पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, अब रिजर्वेशन इसके साथ साथ शेड्यूल टाइप एंड जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनका भी मैंडेट किया गया है। मोस्ट स्टेट्स में आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। इंडिया में 16.2% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, 8.2% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, एंड अबाउट 6.6 लाख elected members in the urban and local bodies are basically from these community। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसने असाइन किया एज मेनी एज 29 सब्जेक्ट्स, हम सब जानते हैं, अभी पढ़ रखा है हमने ऊपर लोकल गवर्नमेंट में, और ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे ये सब डायरेक्टली लिंक कर रहे थे टू लोकल वेलफेयर। इंडिया में आप देखोगे जो लोकल गवर्नमेंट है अनफॉर्चुनेटली उनके पास थोड़ी लिमिटेड ऑटोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, इसके वजह से इफेक्टिवली वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और सॉर्ट ऑफ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही उनका बन के रह जाता है। तो पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट एंजॉय मच power of choosing welfare programs or allocation of resources। even though हमने local government डाल दिया है, यहाँ पे वो states पे बहुत dependent रहते हैं, वो center पे बहुत dependent रहते हैं, उनको finance नहीं मिल पाता है बहुत ज्यादा effectively, hence वो perform नहीं कर पाता है। तो even though obviously we are benefited, हम लोगों ने बहुत ज्यादा perform अच्छे से किया है so far, we were still pushing for having a better representation and a better local body। अब लोकल बॉडीज की बात करें तो उनके पास फंड्स बहुत ज्यादा कम होता है, और इनका ये जो डिपेंडेंस हो जाता है स्टेट एंड सेंटर पे, अगेन इनका एक्सपेंडिचर मतलब कि जो इनका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा होता है और वो उतना ओवरली डिपेंड हो जाते हैं, तो कभी कभी वो आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो इसी रीजन से क्या हो जाता है, हमको मेक श्योर करना है कि ये जो शॉर्टफॉल्स हैं आपके लोकल गवर्नमेंट के, हम इसे कवर कर सके, एंड इनके लिए पॉलिसीज ला सके, इनके लिए अलग से थिंक टैंक्स बना सके जो सोचें कि हम इस प्रॉब्लम को डील कैसे कर सकते हैं, जिससे लोकल गवर्नमेंट और इफेक्टिव बन जाएंगे।
सो बेसिकली दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। इसमें जेन्युइनली ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज मेक श्योर कि आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।